दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 का टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टेस्ट 2 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 25 तक का। आज इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में होगा, हालांकि जो टर्म्स है उसे हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर निम्न में से किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का? बिल्कुल होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद? ठीक है। अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल? क्षेत्रीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है जी? होम मिनिस्टर होता है। गृह मंत्री जो भी रहेंगे ना वो रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गलत है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री रहते हैं। तो कौन कौन से हमारे सही हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 5, जो हमारा बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्षेत्रीय परिषद है ना, रीजनल स्टेट काउंसिल है ना, रीजनल काउंसिल जो है इसको 1956 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसको भी आपको याद रखना है। इसका आर्टिकल आपका क्या है? 263, ठीक है। 263 जो है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको कंफ्यूज करेगा, वो है 262, ठीक है। 262, तो 262 में ना अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के लिए जल संबंधी विवाद के लिए न्याय निर्णय संबंधित है। और अनुच्छेद 263 जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है 263, ठीक है। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सुरक्षा बल दिया हुआ है और एक तंत्र दिया है कौन सी सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो देखिए पहला है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जो है ना पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पहरा देती है या रक्षा करती है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही मैच है। दूसरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP, ठीक, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये जो है चीन सीमा पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या लिखा है? नेपाल और भूटान, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तिब्बत वाला जो है, तिब्बत से एक चीज़ बस याद रखना, चीन की सीमा पर इन लोग तैनात हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB जो है ना ये नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल एंड भूटान है ना, तो BN ऐसे करके याद रख सकते हो। तो सशस्त्र सीमा बल SSB जो है नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। असम राइफल्स जो है म्यांमार की सीमा पे है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब इसमें क्या पूछा था, कितने युग्म सुमेलित हैं? तो हमारे 2 युग्म जो है वो सुमेलित हैं, यानी कि 1 और 4, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार करना है। सलाहकार क्षेत्राधिकार, विशेष अनुमति, स्पेशल लीव की असाधारण शक्ति, न्यायिक समीक्षा। ये जो है कितनी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट हो गया और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हो गया, दोनों को प्राप्त है, ठीक है। मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत के सुप्रीम कोर्ट है उनके कौन कौन से राइट्स हैं और दोनों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मुझे ये समझ आती है कि हम लोगों ने ना जुडिशल जो रिव्यू वाला है इस चीज़ को हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि अमेरिका में जुडिशरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो है थर्ड जो है ये तो एकदम मुझे सही लग रहा है। अब आते हैं पहला और दूसरा स्टेटमेंट पे। सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो देखिए सलाहकारी क्षेत्र जो है ना ये भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, लेकिन उधर जो है निषिद्ध है उन्हें, ठीक है, अमेरिका वाले लोग को, ठीक। तो ये सलाहकारी वाले जो चीज़ें हैं है ना, अमेरिका में किसी भी न्यायालय या न्याय जो भी अधिकरण है तो उसके निर्णय के विरुद्ध ना अपील करने का ऐसा कोई पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है उसे, ठीक है। अच्छा, विशेष अनुमति, स्पेशल लीव की अधारण शक्ति। देखिए
भारतीय उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति प्रदान करने की असाधारण शक्ति है। और अमेरिका में ना अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। तो ये दोनों जो है ये अमेरिका वाले और इसमें जो है मिसमैच है। जुडिशियल रिव्यू बस जो है दोनों में कॉमन है, ठीक। तो इसमें केवल एक ही मैच हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और तो देखिए, उसको पद से हटाने का आधार ना संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। उसको हटाने का आधार जो है पद से ये उल्लेखित नहीं है। पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। देखिए, उसे पद में जो है उसे हटाया जा सकता है पदावधि के पूर्ण पहले ही, और इसके लिए कोई औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करना होगा, ठीक है। और यह पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब कि जो टोटल है उसका आधा है ना, टोटल ठीक है सदन के कुल सदस्यों को बहुमत, ठीक है, पूर्ण बहुमत जो है उसके द्वारा हटाया जाएगा, ठीक। तो फिर इसमें क्या है, लोकसभा की सहमति की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और इसका मतलब ये है कि इस प्रस्ताव को ना राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का क्या मतलब है देखेंगे कि लोकसभा में साधारण बहुमत से और राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से, प्रभावी बहुमत से इसे पास होना चाहिए। तो ये जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, यस इट इज़ करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है कि उसे हम जब हटाएंगे ना तो कम से कम 14 दिन पहले उसको अग्रिम नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो कितने स्टेटमेंट हमारे सही हो गए? पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत था, केवल एक बस सही है जी, ठीक। तो हमारा ए जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में विचार करना है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल हो गया, मतलब मैक्सिमम चांसेस का गलत होने का, एसटी, एससी और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्रावधान है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्वेशन है उसको 104 है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में ख़त्म कर दिया गया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। संसद को यह अधिकार है कि वो इसे एक्सटेंड करें या ना करें, ठीक। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि डी जो है ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अभी 106 संविधान संशोधन जो नारी शक्ति बिल जो है ना वो पास किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 है ना, इसमें क्या बोला गया है कि महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में ना 33% सीट को आरक्षित करेंगे, ऐसा इसको बोला गया है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, लेटेस्ट करेंट भी अपन को लेके चलनी है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या बोलता है देखिए, सरकारी निकायों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। भाई वो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, तो योजना जो भी बनाएंगे तो उसका अध्यक्ष तो रहेगा ही, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद वही आर्टिकल 200 इंटर स्टेट काउंसिल 200 कितना हो जाएगा जी, 263 हो जाएगा है ना, आर्टिकल 263, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा, मुख्यमंत्री 5 वर्षों के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 5 वर्ष बोला गया है, ये गलत है, 1 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ना इसके अपॉइंटमेंट
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक, तो राष्ट्रपति करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक बस सही है। देख लेते हैं इसमें, नहीं, 1 और 2 सही हैं, तो हमारा ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही संविधान की व्याख्या करने के सक्षम प्राधिकारी हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है, दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 13 है और हाई कोर्ट को जो है अनुच्छेद 32 और 13 है ना, इसके अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं अंतिम व्याख्याता के रूप में उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, और उच्च न्यायालय को भी ना अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत भारत की संविधान व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, इसको एक बार मैं अलग से आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या है, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है अंतिम व्याख्याता की उच्चतम न्यायालय की। ठीक, और दूसरा हमारा हाई कोर्ट है, इसको भी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान व्याख्या करने का शक्ति प्राप्त है। लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, इंटरप्रिटेशन, उसको उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी सकती है। तो अंतिम व्याख्या जो है ना, अंतिम व्याख्या किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या अंतिम होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या अंतिम नहीं होती है। सही बात है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो एकदम सही बात है, चुनाव की प्रक्रिया ना राज्यसभा के सदस्यों की, इसको हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान, ठीक है, नामांकन का प्रावधान ये हमने कहाँ से लिया है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया है इसको। ठीक है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, इसको हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमारा जो आर्टिकल 80 है, ठीक है, आर्टिकल 80 के अनुसार ना राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है 12 सदस्य ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, ये सब के क्षेत्र में जो भी अनुभवी व्यक्ति रहते हैं उनको किया जाता है। तो मनोनीत यानी कि नामांकित करने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है चुनाव की प्रक्रिया से बिना गुजरे ही उच्च सदन में जा सके। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना, जो चुनाव की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया है और सदस्यों का नामांकन का प्रावधान है ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, केवल 1 हो जाएगा। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतों के पास किसी भी गवाह को समन करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शपथ पर उसकी जांच करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है ना, हम उसको समन बुला सकते हैं गवाह को, है ना, हाजिर होने के लिए, और उसके शपथ की जांच भी कर सकते हैं लोक अदालत द्वारा। ये स्टेटमेंट सही है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती। ये भी सही है, उनका जो भी निर्णय होता है वो अंतिम होता है और विवाद के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, यानी कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। तो हमारा दोनों जो है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग पनामा नहर निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है। ये पनामा नहर कहाँ है, देखिए आप, ऐसा कुछ है हमारा अमेरिका, एक मोटा मोटा बना रहा हूँ आपका, ये अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पास फिर आपका मिडिल अमेरिका हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है हमारा यहाँ से जो है
साउथ अमेरिका ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पास एक पनामा करके देश है, तो ये पनामा देश में पनामा नहर बनाया गया है ना। और ये पनामा नहर ना अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, है ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है मतलब उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है एक तरह से, है ना। और एक चीज़ और है कि ये ना दक्षिण अमेरिका के हॉर्न, है ना, केप हॉर्न होते हुए जो रास्ता है उससे बच जाता है, ठीक है। लगभग हर महीने ना 1000 जहाज जो है पनामा नहर से गुजरते हैं, ठीक। तो याद रखना। और ये जो है वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5% यहीं से होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, को भी जो सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन कब तक, 6 माह तक, है ना। किंतु उसे 1 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसको मंत्री पद 1 माह के भीतर नहीं जी, 6 माह के भीतर, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बस सही है हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 सही 2 गलत। 7 राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोनों पदों के रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक सदस्य अध्यक्ष कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये एकदम सही है। आप आर्टिकल 180 जान रहे होंगे, अनुच्छेद 180 के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उससे कर्तव्य का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधानसभा सदस्य को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है। जब उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें न तो प्रथम मतदान देने का अधिकार है और न ही निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखिए, वो प्रथम मतदान दे सकते हैं, ये लाइन तो सही है, लेकिन वो वो प्रथम मतदान दे सकते हैं, ये लाइन है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें ना तो लिखा है तो ये लाइन गलत हो जाएगा। ना ही निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें नहीं है, ये लाइन तो सही है, लेकिन ये लाइन जो है ये गलत है ना। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि वे प्रथम मतदान दे सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारा गलत हो गया, ठीक। और ये वाली बात किसमें बोली गई है, आर्टिकल 181 में बोला गया है, ठीक है। 181 में ये बोला गया है, ठीक। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा जी, उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, ठीक। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये बोला गया है कितने सही नहीं है, तो देखिए ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो दोनों जो है सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है केवल बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टी 38 अयोध्या के राम मंदिर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, अयोध्या का जो राम मंदिर है ना, ये नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है आपका, देखिए ऑप्शन में, उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा को ध्यान में रखते हुए मंदिर निर्माण को जो है द्रविड़ शैली की स्थापत्य को मिश्रित करके बनाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली जो है नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। और ये मारू गुर्जर स्थापत्य कला के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक और स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसमें लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। ये भी एकदम सही बात है ना। चलिए, अच्छा, ये श्री राम दरबार में ना 5 मंडप है, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ठीक है। तो प्रथम मंजिल पे ये सब मंडप 5 मंडप स्थित हैं, तो ये लाइन जो है सही है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है,
ठीक है, तो ये लाइन सही है कि अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल के अनुशंसा के बिना नहीं की जा सकती है। राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के हेतु आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी लाइन सही है ना। राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारधारा सुरक्षित कर सकता है और विधेयक के क्रियाकलाप पर उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, और यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो यह एक अधिनियम बन जाता है, और इसका मतलब ये है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। ठीक, तो राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। वह प्रत्येक 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। देखिए, वो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है 6 वर्ष के बाद, गलत है, 5 वर्ष। ठीक है, तो ये लाइन जो है गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, यानी कि सी जो है ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, ये लाइन तो सही है। दूसरा, वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है, ये भी सही है। वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय करता है। अब ये जो है कार्यकारी शक्ति है। क्वेश्चन 40, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। देखिए, और इसमें क्या बोला है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसको पूछा गया है। तो देखते हैं। पहला, वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही बात है, ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाएगा। दूसरा, वह संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कोई भी जानकारी जो है प्रधानमंत्री से मांग सकता है, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाएगा। तीसरा, वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्न पर निर्णय करता है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये उसका लेजिस्लेटिव पावर आ जाएगा। ठीक है, ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर आ जाएगा, स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कितने सही हैं जी, केवल 2 सही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 41, देखिए, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, राष्ट्रपति के पास उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करने की शक्ति है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक, पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया है। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है या नहीं, है ना, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। जब कोई विधेयक लौटा दिया जाता है तो सदन को 6 माह के भीतर उसे पुनर्विचार करना होता है। सदन या सदन द्वारा संशोधन के साथ बिना संशोधन के पारित होने के बाद विधेयक को फिर से राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है या नहीं है। तो इसलिए ना राष्ट्रपति उन विधेयकों पर पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है जिन पर जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य के विधानमंडल के पुनर्विचार विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक, दोनों कथन सही है और सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 भारतीय राजनीति संबंधित मंत्रिमंडल कैबिनेट के संदर्भ में, शब्द के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कैबिनेट शब्द जो है यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक, संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। ये संविधान के मूल स्वरूप में नहीं थे, ठीक है। दूसरा, संविधान में इसकी शक्तियां और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी जो है सही, क्योंकि जब उसका वर्णन ही मूल स्वरूप में वर्णन नहीं है तो उसकी शक्ति का वर्णन कहाँ से हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 352 ना केवल मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को यह कहते परिभाषित करता है कि परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, तो इसमें इसकी शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएंगे। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाईकोर्ट है, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए हाईकोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो ये वाली बात एकदम सही है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट, इसकी मूल अधिकारिता उसको कम नहीं कर सकते लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं। संसद किसी भी संघ राज्य क्षेत्र से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकती है। अपवर्जन मतलब बाहर, ठीक है। तो यस, आर्टिकल 230, ठीक है। संसद विधि द्वारा एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र से कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय की अधिकारिता या न्याय क्षेत्र से अपवर्जित या बाहर भी कर सकती है। इस प्रकार संसद के पास उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ या राज्य क्षेत्र में विस्तारित करने या अपवर्जित करने यानी बढ़ाने या फिर घटाने या तब बाहर करने या फिर बढ़ाने के अनन्य अधिकार है संसद को, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा दोनों जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पास 20% लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये गलत हो जाएगा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ये सही है, ठीक है। क्या बोला गया था, देखिए 91 है ना, 91 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें ये बोला था राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ठीक। ये सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो केवल 2 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उभयनिष्ठ हैं। देखिए बिम्स्टेक बनाया गया है ना, इसमें है, और ये किसका अल्टरनेट है जी, सार्क का अल्टरनेट है, ठीक है। तो दोनों जो है बिम्स्टेक और सार्क है। संघाई सहयोग में तो बांग्लादेश नहीं है, कोलंबो सम्मेलन में भी बांग्लादेश नहीं है, तो 1 और 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको सदस्यों की संख्या याद रखनी। देखिए बिम्स्टेक में कितने 7 देश हैं, ठीक है, और सार्क में कितने 8 देश हैं, याद रखिएगा। शहरी स्थानीय निकायों में से कौन से राज्य सरकार के एक अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं। राज्य सरकार के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए पोर्ट या ट्रस्ट जो रहता है ना, इसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता। जो छावनी बोर्ड रहता है
इसे केंद्र सरकार द्वारा छावनी अधिनियम 2006 के उपबंधों के तहत बनाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नगर क्षेत्र समिति जो है इसे राज्य सरकार अधिनियम द्वारा बना सकती है। तो इसमें केवल 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है बोला है, सही नहीं है बोला है। देखिए, संबंधित विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद विधान परिषद का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो ये बात तो हमारा सही है। इस संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो ये भी सही है कि कोई भी हमारा विधानसभा है तो वहाँ पूर्ण बहुमत है ना, पूर्ण बहुमत मतलब कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या कम से कम 2/3 से पारित होना चाहिए। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, संसद द्वारा परिषद के सृजन या उत्सर्जन के कार्य को अनुच्छेद 265 के अधीन है ना संविधान संशोधन के रूप में माना जाता है। संविधान संशोधन बिल्कुल भी नहीं माना जाता है इसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो कौन सा इसमें पूछा गया है, सही नहीं है पूछा है, गलत मतलब कौन सा है, तो स्टेटमेंट 3 बस हमारा गलत है। ठीक, क्वेश्चन 49 पे आ जाएंगे। कथन है, भारत में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को अपने आदेश या निर्णयों की समीक्षा और उसमें सुधार करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, तो ऐसा जो है आर्टिकल 215 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपना अवमानना के लिए दंड की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयिक सभी अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, अभिलेख का मतलब यह है कि उच्चतम जो न्यायालय है ना और उच्च न्यायालय को 2 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्या क्या, जो निर्णय और कार्यवाही ये सब दिए हैं वो सब साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, है ना, और इसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और किसी अन्य न्यायालय में चल रहे मामले के दौरान प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इसका प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ना, एक विधिक मिसाल के रूप में, एक माइलस्टोन के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। ये हमारे स्टेटमेंट सही है। ठीक, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, भारत में सभी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। ये भी जो है हमारा सही है। अब देखिए इसमें बोला है कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है और 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए जो केरल हाईकोर्ट है उसने एक जजमेंट दिया है कि ये संवैधानिक न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने का अधिकार इनके शीर्षस्थ अभिलेख होने में ही अंतर्निहित है और इसलिए उन्हें अपने निर्णयों की समीक्षा करने, उसमें सुधार करने की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी विशेषता जो है भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है? ठीक है, एक है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, दूसरा है वयस्क मताधिकार दिया गया है और मतदान में वीवीपैट मतलब जो वोट आपने दिया है वो वही आपको दिया गया कि नहीं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो है तीनों जो है भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। ठीक है, तो वीवीपैट आपको याद रखना एक प्रिंटर की तरह होता है। ठीक, तो तीनों हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।